इंटरफेरेंस। लफ्ज़ इंटरफेरेंस निकला है इंटरफेयर से। अक्सर हम कहते हैं एक दूसरे को, आप मेरे मामलात में इंटरफेयर मत करें। इंटरफेयर की उर्दू बड़ी प्यारी। तो इंटरफेयर का उर्दू में मतलब होता है मुदाखलत करना, यानी टांग अड़ाना, दाखिल हो जाना, मामलात में कूद जाना। सही है, ठीक है। तो दो बंदे आपस में कोई बात कर रहे हैं, तीसरा आके जब कूद गया उस बात में, तो एक बंदे ने बोला, भाई तुम हमारे मामलात में मुदाखलत क्यों कर रहे हो, क्यों मेरे काम में टांग अड़ा रहे हो, क्यों मेरे काम में दाखिल हो रहे हो, क्यों मेरे मामलात में इंटरफेयर कर रहे हो। बात समझ में आ रही नहीं आ रही है? चाहे साउंड हो या लाइट हो, दोस्तों हैं दोनों की दोनों वेव। तो दो हिस्से हैं इसके, लाइट वेव के दो हिस्से हैं। एक है ऊपर वाला पार्ट जिसको प्यार से क्या कहते हैं, क्रस्ट कहते हैं, और एक है नीचे वाला पार्ट जिसको प्यार से दोस्तों क्या कहते हैं, ट्रफ कहते हैं। ठीक है, सही है। वेव के दो पार्ट्स हैं, एक है ऊपर वाला पार्ट जिसको क्रस्ट और एक नीचे वाला पार्ट जिसको ट्रफ कहते हैं। क्रस्ट वो पार्ट होता है जो कि वेव का ऊपर का हिस्सा होता है, और यहाँ से लेके यहाँ तक इस वेव का कहलाता है एम्पलीट्यूड। क्या कहलाता है जी? कल भी मैंने बताया था, इससे पहले भी एम्पलीट्यूड को डिफाइन किया था। ये क्रस्ट का एम्पलीट्यूड है और ये ट्रफ का एम्पलीट्यूड है। सही है, ठीक है। ये जो यूं करके ऊपर की तरफ जा रहे हैं, ये असल में पार्टिकल्स हैं। क्या है सर? हम दिखा रहे हैं कि वेव के अंदर पार्टिकल्स एक जगह पे मौजूद होते हैं, बल्कि अपनी जगह क्या कर रहे होते हैं, चेंज कर रहे होते हैं। कभी उनका डिस्प्लेसमेंट बढ़ रहा होता है और कभी उनका डिस्प्लेसमेंट, बात समझ में आ रही नहीं आ रही है? देखो, ये है वो मैक्सिमम पॉइंट ऊपर वाला और ये है वो मैक्सिमम पॉइंट नीचे वाला। तो ये है पहली इंतहा। कौन सी पोजीशन? एक्सट्रीम पोजीशन। सर चैप्टर नंबर 12 के शुरू में आपने एक पूरी क्लास ली थी जिसके अंदर आपने वेव पैरामीटर्स की बुनियादी चीज़ों के बारे में बताया था। याद है? पेंडुलम वाइब्रेट कर रहा था यूं करके, तो जो बीच वाली पोजीशन थी कौन सी पोजीशन थी? और ये एक्सट्रीम, ये एक्सट्रीम इंतहा, यानी इससे आगे जाएगा तो ये पार्टिकल्स भी वाइब्रेट करते हुए दोस्तों इस पोजीशन से ऊपर जा रहे हैं। बताओ कौन सी पोजीशन? एक्सट्रीम पोजीशन। ये भी कौन सी पोजीशन? दो एक्सट्रीम के बीच वाली पोजीशन कौन सी पोजीशन? तो ये पूरी जो पोजीशन है कौन सी पोजीशन है? मीन। और ये कैसी? एक्सट्रीम पोजीशन। ठीक है दोस्तों, ये पार्टिकल हम देख रहे हैं, कभी इनका डिस्प्लेसमेंट, मीन पोजीशन से डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन भी आपने हमें बताई थी, द डिस्टेंस ट्रेवल बाय अ वाइब्रेटिंग बॉडी फ्रॉम कैसी पोजीशन, फ्रॉम मीन पोजीशन टू टुवर्ड्स एक्सट्रीम पोजीशन इज एक्चुअली नोन एज डिस्प्लेसमेंट। तो हम देख रहे हैं सर, इसका डिस्प्लेसमेंट भी गुजरते हुए वक्त के साथ क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। जैसे जैसे ऊपर जा रहा है अभी डिस्प्लेसमेंट बढ़ रहा है, यहाँ पे जाके हुआ मैक्सिमम, अब डिस्प्लेसमेंट दोबारा क्या हो रहा है, कम हो रहा है। यहाँ पे आगे डिस्प्लेसमेंट हो गया जीरो। डिस्प्लेसमेंट किसे कहते हैं सर? कोई बॉडी अपनी जगह से कितना हटी। देखो, इस लेवल से स्टार्ट हुई और अगर घूम के दोबारा यहीं पे पहुंच गई, इसी लेवल पे पहुंच गई, ठीक है, तो हम कहेंगे पार्टिकल जैसा वाइब्रेट हो रहा था। देखो, यहाँ से स्टार्ट हुआ ना पार्टिकल, ये गया ऊपर, यहाँ तक डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम। ठीक है, अब जैसे जैसे नीचे आ रहा है डिस्प्लेसमेंट क्या हो रहा है, कम। दोबारा मीन पोजीशन पे पहुंचा, डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, जीरो। अब जाएगा नीचे, अब दोबारा डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, लेकिन कौन सी डायरेक्शन में? अपोजिट डायरेक्शन में। कैसी डायरेक्शन में? अब देखो दोस्तों, दोबारा डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, लेकिन कैसी डायरेक्शन में? अपोजिट। यहाँ तक ये मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है कौन सी डायरेक्शन का? अपोजिट। इसके बाद कहाँ आएगा? फिर ऊपर। अब डिस्प्लेसमेंट दोबारा कम हो रहा है, कम हो रहा है, दोबारा फिर मीन पोजीशन पे पहुंचा, फिर डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया। कहने का मकसद ये है, वेव के अंदर जो पार्टिकल्स हैं वो एक जगह पे नहीं होते सर, वो तो अपनी जगह क्या कर रहे होते हैं, कभी वो फोर्स ऊपर की तरफ लगा रहे होते हैं तो कभी वो फोर्स। यहाँ तक कोई मसला? ठीक है। इसमें हम देखेंगे कि सूरज से जो रोशनी आ रही होती है, ठीक है, उसको अगर एक ख़ास चीज़ से पास करवाएं, उसे कहते हैं गिलास प्रिज्म। तो जब सूरज की रोशनी उसमें से पास होती है तो ये जो सूरज की वाइट लाइट है, इसमें से निकलते हैं 7 कलर। कितने कलर निकलते हैं? ब्लू कलर निकलता है, ग्रीन कलर निकलता है, येलो निकलता है, ऑरेंज निकलता है, रेड निकलता है। ये कहाँ से आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं?
तो ये हमारा डिटेल टॉपिक है दोस्तों, इसको हम पढ़ेंगे 10th फिजिक्स चैप्टर नंबर 13 के अंदर, चैप्टर नंबर 14 के अंदर और चैप्टर नंबर 15 के अंदर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के अंदर। लेकिन सादी सी बात अभी यहाँ पे मैं बयान कर दूँ, अगर आपको तो वाइट लाइट के अंदर बहुत सारे कलर्स होंगे। जी सर, बहुत सारे कलर्स होते हैं, ब्लू कलर होता है, रेड कलर होता है, ऑरेंज कलर होता है। तो वाइट लाइट को समझना हमारे लिए मुश्किल है, क्योंकि वाइट लाइट के अंदर सर 7 कलर हैं। लेकिन अगर हम लें एक कलर वाली लाइट, एक कलर वाली लाइट को प्यार से कहते हैं कौन सी लाइट? मोनोक्रोमेटिक लाइट। मोनो कहते हैं एक को, क्रोम कलर को। एक कलर वाली अगर हम रोशनी लें, जैसे फ़र्ज़ करें दोस्तों, अगर मैंने एक रेड लाइट ली है या चलो ब्लू लाइट ली है, ठीक है, बड़ी टेक्निकल बात है। तो अब ब्लू लाइट जब हम लेते हैं, फॉर एग्जांपल हमने ले ली, तो अगर एक मेरे पास बल्ब है, उसमें से कौन सी लाइट निकल रही है? ब्लू लाइट निकल रही है। तो लाइट वेव इसमें से ट्रैवल करेंगी। जब एक बल्ब ग्लो करता है या चलता है, ऑन होता है, तो अगला सवाल ये पैदा होता है उसमें से कितनी रेज निकलती हैं, कितनी लाइट की वेव्स निकलती हैं? तो जवाब है अरबों खरबों। कितनी निकलती हैं? आपको कहा जाए, आपको एक चौक पे खड़ा किया जाए और कहा जाए 2 बंदों को पकड़ना है, और एक और बंदा उसको भी खड़ा किया चौक पर और उसको कहा 2 लाख बंदों को पकड़ना है, इधर से जाएंगे, तो किसका काम आसान है, किसका मुश्किल? 2 बंदों को पकड़ना मुश्किल, आसान, ठीक है, एज़ कम्पेयर टू 2 लाख लोग। क्या ख्याल है दोस्तों? अगर लाइट को समझना चाह रहे हैं अच्छे से, तो लाइट से तो बहुत सारी वेव्स निकलनी है। तो अब खरबों खरबों को समझें या किसी 1-2 को अच्छे से समझ लें, बाकी सारी भी तो उन्हीं की तरह बिहेव कर रही होंगी। क्या ख्याल है? लेकिन मसला ये है सर, जब बल्ब चल रहा है तो उससे तो रोशनी क्या आ रही है? बहुत सारी आ रही है। क्या आ रही है? बड़ी टेक्निकल बातें मैं कर रहा हूँ यहाँ पर, इनके बारे में आप डिटेल में जाके 11वीं क्लास की फिजिक्स में पढ़ेंगे। तो अभी क्यों बता रहे हो, अभी बताना पड़ रहा है अगर अच्छे से समझना है, क्योंकि आगे के सारे टॉपिक इसी पे डिपेंड करते हैं, इसलिए ज़रा गौर करते हैं दोस्तों। तो यहाँ से रेज ऑफ लाइट बहुत सारी निकली, अरबों खरबों निकली। लेकिन अगर मैं क्या करूँ, आगे रुकावट लगा दूँ, आगे मैंने दीवार लगा दी, कुछ भी रख दिया फिर, तो जो इधर रेज ऑफ लाइट इससे टकराई, वो टकरा के इसमें से क्या चले गई, इससे भी टकराई, टकरा के और एक छोटी सी जगह यहाँ से छोड़ दी, छोटी सी जगह छोड़ दी, तो क्या होगा सर? इस जगह में से लाइट क्या हो जाएगी? पास हो जाएगी। अगला सवाल पैदा होता है, अगर यहाँ से करोड़ों खरबों लोग निकले यहाँ तक पहुँचने के लिए, तो मेजॉरिटी लोग तो टकरा के क्या चले गए? वापस चले गए। लेकिन हज़ारों लाखों लोग अभी भी इस जगह में से क्या हो गए? इतनी सी जगह में से हज़ारों लाखों लोग से, क्योंकि जो लाइट की वेव होती है वो बहुत छोटी होती है। लाइट का कोई मास भी होता? पहले बताओ, लाइट का वजूद है? जी सर, ये आप जो हमें देख पा रहे हो और हम आपको देख पा रहे हैं, किस वजह से देख पा रहे हैं? लाइट की वजह से। लेकिन अगर कोई हमसे पूछे कि लाइट का वजन है, तो अगर तराजू लें और तराजू पे रोशनी मारते रहें तो तराजू में वजन बढ़ता रहेगा? हैं? ऐसा तो नहीं होता सर। लाइट का मास नहीं है लेकिन वजूद तो है। तो ऐसी चीज़ जिसका मास नहीं है लेकिन है भी बहुत सारी, तो इसकी तादाद क्या हो गई? बढ़ गई है। तो यहाँ से बहुत सारी खरबों खरबों रेज ऑफ लाइट आ रही हैं। आप एक छोटी सी ओपनिंग, बिल्कुल छोटी सी ओपनिंग भी छोड़ दें, उसमें से भी खरबों रेज क्या हो गई? बहुत सारी पास हो गई। तो आप क्या करें? लेकिन अब जितनी भी पास हो रही हैं वो इसमें से पास हो रही हैं, ऐसे ही है ना? इसके आगे फिर रुकावट लगा दें, इसके आगे फिर क्या लगा दें? तो अब जो सीधी आ रही थी इधर बहुत सारी टकरा के क्या चल देंगी वापस? क्या ख्याल है? कुछ इनमें से क्या हो जाएंगी, कुछ इसमें से भी क्या हो जाएंगी। तो अब एक लाइट वेव यहाँ से निकली, अब एक लाइट वेव और एक लाइट वेव निकली दोस्तों यहाँ से, ऐसा ही है, ठीक है? आ जाए बेटा। ये दोनों लाइट वेव आगे हमने लगा दी एक स्क्रीन, आगे हमने लगा दी है सर एक स्क्रीन, ठीक है? तो अब ये दोनों लाइट वेव आपस में मिलेंगी? जी सर, कहीं ना कहीं जाके मिलेंगी। तो आपस में जब एक दूसरे से मिलेंगी तो एक दूसरे के मामलात में मुदाखलत करेंगी। मुदाखलत करने को क्या कहते हैं सर? इंटरफेयर करना। तो दोस्तों ये 2 लाइट वेव जब आपस में इस स्क्रीन पे, स्क्रीन मतलब कोई भी वाइट पेपर है, ठीक है, जिसपे हम, क्योंकि वाइट पेपर पे ब्लैक कलर भी अच्छे से दिखता है। भाई ये वाइट है, इस पर ब्लैक दिख रहा है जी, ब्लू दिख रहा है, इस पर मैंने लिखा है, कुछ लिखा है लेकिन वाज़े दिख रहा ये। तो वाइट पेपर
वाइट कपड़ा होगा, कोई भी चीज़ होगी, उसके ऊपर हम लाइट को क्या कर सकते हैं, अच्छे से ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो ये बन गई हमारी क्या, स्क्रीन बन गई। ठीक हो गया, सही है दोस्तों। अब ये ब्लू लाइट जब यहाँ पे पहुँचेगी, कहीं ना कहीं पहुँचेगी, तो हमें वहाँ पे क्या दिखेगी, रोशनी दिखेगी। क्या दिखेगी सर, बड़ी मुश्किल बात सर, बहुत सारी रेजो लाइट आ रही थी, आपने कुछ को रोक लिया, कुछ को क्या करवा दिया पास, जो यहाँ पे पहुँचेंगी तो उसकी वजह से क्या दिखेगी, रोशनी दिखेगी। लेकिन दोस्तों एक बड़ी हैरानकुन बात मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। एक साइंसदान था जिसका नाम था मिस्टर थॉमस यंग। खुद वो जवान नहीं था, उसका नाम ही यंग था, मिस्टर थॉमस यंग। उसने एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, तो उसने बताया, यही सारा सेटअप उसने किया, जिसके बारे में हम आगे जाके डिटेल में पढ़ेंगे बड़ी क्लासेस में। अभी मैं सादी सी बात यहाँ पे बयान कर रहा हूँ। तो उसने ये बताया दोस्तों, इस स्क्रीन के ऊपर कुछ जगह पे तो लाइट थी, लाइट का होना लाइट कहलाएगा, ठीक है, रोशनी कहलाएगा। लाइट की एब्सेंस को कहते हैं, लाइट की गैर मौजूदगी को कहते हैं डार्कनेस, यानी रोशनी मौजूद नहीं है, ठीक है। तो कुछ जगहों पे हमें रोशनी दिखेगी, ब्राइट लाइट दिखेगी। उस थॉमस यंग साइंसदान ने क्या बताया, मैं आपको ये बता रहा हूँ। हम तो ये सोच रहे हैं सर, जब इसमें से रेज ऑफ लाइट पास हुई और यहाँ पर मिलेंगी तो पूरी स्क्रीन पे रोशनी होगी। लेकिन थॉमस यंग ने एक्सपेरिमेंट के ज़रिए बताया, साबित करके बताया कि कुछ जगह पे हमें क्या दिखी, रोशनी, लेकिन कुछ जगह पे दोस्तों क्या दिखा, अंधेरा। फिर कुछ जगह पे, फिर कुछ जगह पे, फिर कुछ जगह पे, फिर इस तरीके से पूरी स्क्रीन पे कुछ जगहों पे रोशनी है और कुछ जगहों पे क्या है। ये चीज़ आप भी चाहो एक्सपेरिमेंटली कर सकते हो, ठीक है, सही। अगला सवाल ये पैदा होता है सर, अब ये अगर हुआ है तो इसके पीछे ऐसा क्या काम हो रहा है कि जिससे हमें पता लगे कि इधर रोशनी दिख रही है और इधर क्या दिख रहा है, अंधेरा। तो आओ दोस्तों इसको समझते हैं। तो अब चूंकि लाइट वेव के दो पार्ट हैं, एक है क्रस्ट और एक है ट्रफ। क्रस्ट का हिस्से को अगर हम देखें तो वो पार्टिकल को शुरू में कहाँ लेके जाना चाह रहा होता है, ऊपर, और फिर और ट्रफ को अगर हम देखें तो ये शुरू में पार्टिकल को कहाँ लेके जाना चाह रहा होता है, नीचे, और आधे हिस्से के बाद। इतनी बात आप जहन में रखते हैं, बड़ी टेक्निकल बात होने लगी है। उससे पहले मैं आपसे एक मुश्किल सवाल पूछता हूँ, देखता हूँ आपके पास उसका जवाब है कि नहीं। फर्ज करें दोस्तों एक ऑब्जेक्ट आपके पास मौजूद है, हम इस पर अगर फोर्स लगाएं ऊपर की तरफ, ठीक है, दो फोर्सें लगाएं, एक मैं अपने सीधे हाथ से फोर्स लगा रहा हूँ, एक मैं अपने उल्टे हाथ की तरफ से फोर्स लगा रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं इस पर ऊपर फोर्स लगा रहा हूँ 10 न्यूटन की, और नीचे भी फोर्स लगा रहा हूँ 10 न्यूटन की। तो बताओ ये कहाँ जाएगा, तो ना सर ये ऊपर जाएगा और ना ये वजह। दोनों फोर्सों ने एक दूसरे के असर को क्या कर दिया है, खत्म कर दिया है। ऐसा ही है, ठीक है, 10 न्यूटन ऊपर है तो 10 उसका नीचे, तो ना ये चीज़ ऊपर जा रही है ना नीचे। लेकिन थोड़ी देर के लिए सोचो, ये भी 10 ऊपर लग रहा हो और ये भी 10 ऊपर लग रहा हो, तो ये कहाँ चला जाएगा, ऊपर की तरफ चला जाएगा। बड़ी मुश्किल बात बताई सर आपने हमें। खाली 10 न्यूटन की फोर्स हो तो भी ऊपर जाएगा, और जब 10 और 10 टोटल कितना हो गया 20, तो भी कहाँ जाएगा, क्या दोनों में एक जैसा ऊपर जाएगा? नहीं सर, 20 न्यूटन में तो ये ज़्यादा की तरफ ऊपर जाएगा। मैं आपको ये बता रहा हूँ दोस्तों, फर्ज करो दो वेव आई, एक है वेव 1, बड़ी टेक्निकल बात, और एक है वेव 2। फॉर एग्जाम्पल एक वेव अपना क्रस्ट लेके आई एक पॉइंट पे, भाई इंटरफेयर का मतलब क्या करवानी है, मुदाखलत, टांग अड़ानी है ना भाई। तो एक पॉइंट पे दोनों को पहुंचना पड़ेगा ताकि दोनों एक दूसरे के मामलात में क्या करें, मुदाखलत करें। तो दोस्तों ये है वो पॉइंट। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे पहुंचा पहली वेव का क्रस्ट, क्या पहुंचा, उसी वक्त इसी जगह के ऊपर पहुंचा दूसरी वेव का भी क्रस्ट, क्या पहुंचा। पहले बताओ, पहली वेव के पार्टिकल्स पे कोई ना कोई फोर्स लग रही थी क्रस्ट की वजह से, भाई क्रस्ट कहाँ लेके जाना चाह रहा था, ऊपर, ठीक है। उसी वक्त उसी जगह पे दूसरी वेव का भी क्या पहुंच गया, क्रस्ट। फॉर एग्जाम्पल दोस्तों पहली वेव का क्रस्ट फोर्स बना रहा था 10 न्यूटन की, पार्टिकल पे ऊपर की तरफ लगा रहा था, उसी वक्त दूसरी वेव का क्रस्ट भी पहुंचा, ये है दूसरी का, ये भी अपने पार्टिकल में कितनी फोर्स लगा रहा था, 10 न्यूटन की, कहाँ, ऊपर की तरफ। दोबारा पहली वेव के पार्टिकल पे कितनी फोर्स लग रही थी, ऊपर की तरफ, उसी वक्त दूसरी वेव का भी क्या पहुंचा, उसी जगह पे क्रस्ट, और उस पर भी फोर्स लग रही है कितने न्यूटन की, 10 न्यूटन की, कहाँ, ऊपर की तरफ। तो अब ये मुझे एक बात बताओ, ये 10 न्यूटन की वजह से इतना ऊपर जा रहा था और ये भी सिर्फ 10 न्यूटन की वजह से, लेकिन अगर दोनों मिल जाएं
एक ही जगह पे उस पार्टिकल पे 10 और 10 कितनी फोर्स लग जाए, 20 न्यूटन, तो बताओ इतना ऊपर जाएगा? नहीं सर, इसका डबल ऊपर जाएगा। ज़्यादा तो जाएगा सर, डबल, क्योंकि 10 इतना और 10 इतना, तो इसका क्या हो जाएगा, डबल। तो अब के बार कैसा, ये क्रस्ट है, क्रस्ट है ना भाई, कैसा क्रस्ट मिला? एक बड़ा क्रस्ट मिला। कैसा क्रस्ट मिला सर? एक बड़ा। तो थोड़ी देर के लिए सोचें दोस्तों, एक पॉइंट है वहाँ पे पहली वेव का ट्रफ पहुँचा और उसी वक्त दूसरी वेव का भी क्या पहुँचा, ट्रफ पहुँचा। तो अब क्या होगा दोस्तों, अब ये होगा सर कि जब इस पॉइंट पे पहुँचा पहली वेव का ट्रफ, तो पार्टिकल को कहाँ लेके जा रहा था, नीचे। दूसरी का भी उसी वक्त पहुँचा, वो भी कहाँ लेके जा रहा है, नीचे। ये 10 न्यूटन से नीचे लेके जा रहा है, ये भी 10 न्यूटन से। दोनों ने एक ही वक्त पे एक ही पार्टिकल में 10-10 न्यूटन की फोर्स लगाई, तो अब पार्टिकल नीचे तो जाएगा, लेकिन कितनी फोर्स से, डबल फोर्स से। तो कैसा ट्रफ बनेगा? मैं ये कह रहा हूँ दोस्तों, एक लाइट वेव है जिसके पास छोटा क्रस्ट है, तो उस लाइट की शिद्दत भी हमें क्या दिखेगी, थोड़ी, क्योंकि कल आपने हमें बताया था सर लाउडनेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड। इसका एम्पलीट्यूड कम होगा तो लाउडनेस क्या होगी, इंटेंसिटी क्या होगी, कम होगी। क्या ख्याल है, ऐसे ही? और अगर एम्पलीट्यूड बड़ा हो गया तो शिद्दत क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। दोस्तों अगर हम एक जगह पे टॉर्च लाइट मारे और उसी जगह पे दूसरी टॉर्च लाइट मारे, फिर तीसरी टॉर्च लाइट मारे, फिर चौथी टॉर्च लाइट मारे, तो लाइट वेव्स आपस में एक दूसरे के साथ क्या हो रही होंगी, इंटरफेयर कर रही होंगी, मिल रही होंगी, और वेव्स के असर को क्या कर रही होंगी, बढ़ा रही होंगी। तो क्रस्ट से मिलके क्या बना रहा होगा, लार्ज क्रस्ट बना रहा होगा। ट्रफ से मिलके क्या बना रहा होगा, लार्ज ट्रफ बना रहा होगा। यानी वेव क्या होती जा रही है, बड़ी हो जाएगी। वेव का एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। कुछ तरक्की का काम हुआ है, कुछ बड़ा काम हुआ है, तो इसको कहते हैं कौन सा इंटरफेरेंस, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में क्या होता है दोस्तों, क्रस्ट से क्रस्ट मिलता है और एक बड़ा क्रस्ट मिल जाता है, ट्रफ से ट्रफ मिलता है। तो लेकिन आप में से किसी ने ये सवाल नहीं पूछा, सर ऐसा भी तो हो सकता है, ऐसा भी तो हो सकता है कि सर इस पॉइंट पे एक वेव का पहुंचा क्रस्ट, क्या पहुंचा, और इसी पॉइंट पे दूसरी वेव का पहुंचा ट्रफ। फर्ज करो ऐसा भी तो हो सकता है, दूसरी वेव का क्या पहुंचा, ट्रफ। तो अब क्या होगा, तो सोचो ज़रा, इसका क्रस्ट पहुंचा और इसका ट्रफ। एक पॉइंट है, फॉर एग्जाम्पल ये वो पॉइंट है, इस पे पहली वेव का पहुंचा क्रस्ट। बताओ क्रस्ट कहाँ लेके जाना चाह रहा होगा, ठीक है। इसी पॉइंट के ऊपर दूसरी वेव का उस वक्त क्या पहुंचा, वो कहाँ लेके जाना चाह रहा है, नीचे। क्रस्ट कहाँ लेके जाना चाह रहा है, और ट्रफ आधे हिस्से तक क्रस्ट कहाँ लेके जाना चाह रहा है, और इधर आधे हिस्से तक ट्रफ कहाँ लेके जाना चाह रहा है, नीचे। उसके बाद अगले आधे हिस्से में क्रस्ट कहाँ लेके जाना चाह रहा है, और उसके बाद अगले आधे हिस्से में ट्रफ कहाँ लेके जाना चाह रहा है। अरे सर ये क्या बात हुई, एक बंदा पार्टिकल को ऊपर लेके जाना चाह रहा है और दूसरा बंदा पार्टिकल को ये ऊपर लेके जाना चाह रहा है, ये नीचे। अगर दोनों की लगने वाली फोर्स बराबर है तो ना पार्टिकल ऊपर जाएगा ना पार्टिकल, यानी कोई वाइब्रेशन होगी, कोई डिस्टरबेंस होगी। जब डिस्टरबेंस नहीं होगी तो वेव भी, यानी वेव खत्म हो जाएगी। यानी वेव क्या हो जाएगी सर, वेव खत्म कब हो रही है, जब क्रस्ट से क्या मिल रहा है, जब क्रस्ट से ट्रफ मिलता है तो वेव क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है, तबाह हो जाती है, बर्बाद हो जाती है। तो ये कहलाता है कौन सा इंटरफेरेंस, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। कैसा इंटरफेरेंस कहलाता है सर। अगला सवाल ये पैदा होता है, सर आप हमें गलत पढ़ा रहे हैं। क्या मतलब ये है सर, आप कह रहे हो कि लाइट वेव आपस में मिलती हैं तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस भी बनाती है, यानी क्या पैदा होती है, ज़्यादा रोशनी। और लाइट वेव आपस में मिलती हैं तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस भी करती है, यानी एक दूसरे को ख़त्म कर देती है। यानी लाइट वेव ख़त्म हो जाती है तो हमें क्या दिखता है, अंधेरा। लेकिन हमने तो नहीं देखा सर, जब हम लाइट वेव मारते हैं किसी भी चीज़ के ऊपर और दूसरी लाइट वेव भी मारते हैं, तीसरी भी मारते हैं, तो हमें तो सिर्फ क्या दिखती है, हमें तो सिर्फ रोशनी ही दिखती है, हमें तो अंधेरा दिखता। तो मैं दोबारा रिपीट करता चलूँ दोस्तों, जब आप टॉर्च लाइट मार रहे हो तो उस टॉर्च लाइट में से कितनी वेव्स निकल रही हैं, पहले बताओ। अरबों खरबों वेव्स निकल रही हैं, ठीक है। उन खरबों में से कुछ खरब कौन सा इंटरफेरेंस कर रही हैं, और कुछ खरब। मैं अब आपसे पूछता हूं, पहले मुझे एक बात बताओ, क्या इस क्लास के अंदर बल्ब मौजूद है, रोशनी मौजूद है?
जी सर मौजूद है। अगर मैं आपसे पूछूं बताओ यहाँ पे रोशनी मौजूद है, तो आप बोलोगे जी सर मौजूद है। ये कौन सी मुश्किल बात है? बताओ यहाँ पे रोशनी मौजूद है, क्या दोनों जगह एक जैसी रोशनी है? तो आप बोलोगे नहीं सर, यहाँ पे रोशनी क्या है ज़्यादा, और यहाँ पे रोशनी, क्योंकि ये जगह रोशनी के और ये जगह, मैं ये कहना चाह रहा हूँ दोस्तों, जिस जगह पे हमें तो असल में यहाँ पर अंधेरा दिखना चाहिए, लेकिन यहाँ पे भी हमें रोशनी दिख रही है, क्योंकि यही रोशनी टकरा के यहाँ पे पहुँच रही है। दोस्तों हम देख किसको पाते हैं? हम रोशनी को देख पाते हैं। अगर ये बिल्कुल रूम में अंधेरा हो जाए हम देख सकते हैं? हम देखते किसको हैं? रोशनी को। तो जब आप टॉर्च लाइट को आपस में एक दूसरे के साथ इंटरफेयर करवा रहे हैं तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस भी उसके अंदर ही हो रहा है, लेकिन सर मसला ये है उसके आसपास कौन सा इंटरफेरेंस हो रहा है? जो कि उधर प्रोड्यूस जो रोशनी हो रही है वो उसके आसपास भी फैल रही है, इसलिए हमें डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस दिख रहा। तो फिर हम डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कैसे देखें सर? कौन आपको बोल रहा है कि आप खरबों खरबों रेज ऑफ लाइट मारो? कौन आपको कह रहा है कि आप खरबों खरबों रेज ऑफ लाइट मारो? आप कम छोटी रेज ऑफ, जैसे भी यहाँ पे हमने क्या लगाई थी आगे रुकावटें, तो बहुत सारी रेज ऑफ लाइट उसमें से पास हुई। अगर आप बहुत कम रेज ऑफ लाइट आगे भेजो तो बहुत कम आपस में एक जगह पे मिलेंगी। अगर कंस्ट्रक्टिव होंगी तो वहां पे क्या बन जाएगी? रोशनी। और अगर डिस्ट्रक्टिव होके मिलेंगी तो अंधेरा। फिर कंस्ट्रक्टिव होके मिली, फिर तो अब वाज़े तौर में हमें कुछ जगह पे रोशनी दिखेगी और कुछ जगह पे। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? बिल्कुल वैसे ही जैसे मिसाल के तौर पे कि सर अगर मैं एक जगह पे रोशनी यहाँ पर मारता हूँ, मैंने यहाँ पे रोशनी मारी, तो असल में तो रोशनी मैंने यहाँ पे मारी है ना, इस जगह पे। लेकिन एक बात बताओ, क्या यहाँ पे रोशनी पहुँच रही है? यहाँ पे भी पहुँच रही है, तो उस रोशनी का असर उसके पास भी दिख रहा है, क्योंकि इसमें से कैसी रेज ऑफ लाइट निकलनी है? बहुत सारी। तो अगर मैं सिर्फ चंद रेज ऑफ लाइट यहाँ पे भेजूँ तब रोशनी का असर सिर्फ उस जगह पे दिखेगा जहाँ पे रेज ऑफ लाइट पहुँच रही हैं। वह समझ में आ रही है नहीं आ रही है? तो हमने कहा सर बात ये है, व्हेन टू साउंड वेव्स या टू लाइट वेव्स, इंटरफेरेंस साउंड की वेव्स भी करती हैं और इंटरफेरेंस लाइट की वेव्स भी करती हैं। दो एक जैसे साउंड अगर आप बजाओ, दो मोबाइल लें, ठीक है, और दोनों में मिली नगमा लगा दें आप। दो मोबाइल हमने ले लिए, दोनों में मिली नगमा लगा दिया, ए राहे हक के शहीदो, इसमें भी लगा दिया ए राहे हक के शहीदो, इसमें भी। अभी दोनों को बंद करके रखा हुआ है, दोनों में बटन दबाया, दोनों एक साथ शुरू हुए। पहले सिर्फ एक, पहले दोनों को बंद रखा हुआ है, आवाज़ आएगी नहीं आ रही। एक को ऑन किया, दूसरा बंद, आवाज़ आएगी। ऑन किया ना भाई, ठीक है। दूसरा क्या है सर? बंद है। पहले को क्या कर दिया? ऑन कर दिया, आवाज़ आएगी? जी सर बिल्कुल आएगी। ए राहे हक के शहीदों, आवाज़ आ रही होगी। इसको बंद कर दिया, दूसरे को ऑन कर दिया, इसने बोलना शुरू किया, ए राहे हक के शहीदों, आवाज़ आएगी? आवाज़ की शिद्दत फील होगी? जी सर होगी। अब दोनों को एक साथ ऑन किया और स्टार्ट से, अब आवाज़ आएगी, ए राहे हक के शहीदों। शिद्दत क्या हो गई? क्या हो रहा है सर? दो साउंड वेव आपस में इंटरफेयर करके भाई शिद्दत बढ़ गई, यानी लाउडनेस बढ़ गई। लाउडनेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड क्या हो गया? बढ़ गया। कौन सा इंटरफेरेंस? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुआ सर। तो सर क्या लाइट वेव्स आपस में एक दूसरे को ख़त्म भी करती हैं? साउंड वेव आपस में एक दूसरे को ख़त्म भी करती हैं? जी सर। मसला ये है, साउंड की तो बहुत सारी वाइब्रेशन आ रही हैं, साउंड की तो फिर वही बात, खरबों खरबों वाइब्रेशंस आ रही हैं इसके अंदर। तो अगर आप कम वाइब्रेशंस लेके देखेंगे तो बहुत सारी साउंड वेव एक दूसरे के असर को क्या कर रही होंगी? ख़त्म भी कर रही होंगी, यानी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस भी हो रहा होगा। और तो हमने कहा सर अगर आप इंटरफेरेंस देखना चाहते हो तो कोशिश करो लाइट कितने कलर की हो? एक कलर की हो, ताकि उसको समझने में हमें क्या हो भाई? आसानी हो। तो अभी तो हम साउंड के हिसाब से डिफाइन कर रहे हैं, तो इंटरफेरेंस की डेफिनेशन आप नोट्स के अंदर पढ़ेंगे। व्हेन टू साउंड वेव्स, जब आप दो साउंड वेव्स लें और दोनों एक जैसी हों, एक जैसी के लिए वर्ड यूज करते हैं कोहेरेंट। क्या वर्ड यूज करते हैं सर? क्योंकि हम इंटरफेरेंस को, भाई एक जैसी चीज़ें बजेंगी तो समझने में हमें क्या होगी? उसको आसानी होगी। इधर से कोयल की आवाज़ आ रही है, इधर से डॉगी की आवाज़ आ रही है, मिक्स होंगी, हमें इंटरफेरेंस कोई ख़ास फील होगा। तो दो साउंड वेव, व्हेन टू साउंड वेव्स हैविंग कोहेरेंट डिफरेंस, यानी उनमें फ़र्क एक जैसा हो, यानी वो एक जैसी हो। सुपरपोज ईच अदर, सुपरपोज का मतलब होता है मिलना, क्या हो जाए? आपस में आके मिलें। सुपरपोज ईच अदर इन सच अ वे दैट, इस तरीके से जहाँ तो बनने वाली साउंड वेव की शिद्दत बढ़ जाए
यहाँ तो बनने वाली साउंड वेव की शिद्दत इन सच अ वे दैट आइदर इंटेंसिटी ऑफ रिजल्टेंट साउंड वेव इंक्रीजेस और डिक्रीजेस। दिस फिनोमेना इज नोन एज इंटरफेरेंस। ये क्या कहलाता है सर? इंटरफेरेंस कहलाता है। ये थी इंटरफेरेंस की डेफिनेशन और साथ ही लिखी में टाइप्स ऑफ इंटरफेरेंस। देयर आर टू टाइप्स ऑफ इंटरफेरेंस। द फर्स्ट वन इज constructive interference while the second one is destructive interference when two sound waves having coherent difference superpose each other in such a way that ये इनका रिजल्ट है ना भाई ये दो मिले तो एक बड़ा रिजल्ट बनाया, ये इनका रिजल्टेंट है, ठीक है। when two sound waves having coherent difference superpose each other in such a way that the intensity of resultant wave increases, this phenomena is known as constructive interference। ठीक हो गया? सही। when two sound waves having coherent difference superpose each other in such a way that the resultant intensity of a wave becomes zero, ठीक है, और wave become vanish, ठीक है, this phenomena is known as destructive interference। देखिए नोट्स के अंदर लिखा हुआ मिल गया, क्लियर हो गया? सही है।